पायल गुस्से में थी और लगातार अपने मम्मी पापा को कुछ न कुछ बोल रही थी। मम्मी पापा, एक तो पहले आप गांव चले गए अपनी रिश्तेदारी निभाने, ऊपर से अब इस गांव की गवार कोमल को अपने साथ ले आए। पायल, कोमल तुम्हारी चचेरी बहन है, तुम उसके लिए इस तरह से बात कैसे कर सकती हो? भले ही तुम्हारे ताऊजी शुरू से ही गांव में रहना पसंद करते थे, पर शहर में रहते हुए भी आज तक मैं उनकी इज्जत करता आया हूँ। तुम्हारी ताई जी के देहांत के बाद तुम्हारे ताऊजी ने ही कोमल को पाल पोस कर बड़ा किया है। मैंने उनसे कई बार कहा था कि कोमल को शहर भेज दो, पर उन्होंने कभी भी कोमल की जिम्मेदारी हमें नहीं दी। स्कूल तक तो कोमल गांव में पढ़ ली, पर अब कॉलेज की पढ़ाई के लिए ही उसे हम अपने साथ ले आए हैं। इसमें इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत है? हमारे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, इसलिए कोमल यहाँ आराम से रह सकती है। अच्छा होगा कि आप उसे समझा देना, वो मेहमान बनकर आई है तो मेहमान बनकर ही रहे। कोमल दूर खड़ी पायल की बातें सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने कमरे में चली जाती है। तभी कोमल के चाचा उसके पास जाते हैं। कोमल, तुम पायल की बातों का बुरा मत मानना, वो बचपन से ही ऐसी है, हमारी किसी बात को नहीं सुनती, इसके जो जी में आता है वो करती है। मैं और इसकी माँ तो इसे समझा समझा कर थक गए हैं, पर वो हमारी एक नहीं सुनती। नहीं चाचा जी, पायल मेरी बहन है, मैं भला उसकी बात का बुरा क्यों मानूंगी? और आप बेफिक्र रहो, वक्त के साथ पायल जरूर ठीक हो जाएगी। पायल कोमल को एक आंख पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो कॉलेज में भी उससे बात नहीं करती थी। पायल, तू आजकल ये किसके साथ कॉलेज आ रही है? ये लड़की कौन है? अरे यार, अब क्या बताऊं, मेरे ताऊजी गांव में रहते हैं, अब मेरे पापा गांव गए और इसे उठाकर ले आए। मैडम शहर में पढ़ना चाहती हैं, गंवार कहीं की। कोमल पायल की बातों का बुरा नहीं मानती थी। कोमल को कॉलेज में आए कुछ दिन बीत गए थे। कोमल समय पर घर पहुंच जाती थी, पर पायल देर रात घर लौटती थी। पायल, तुम्हें पता भी है कि रात के 12 बज रहे हैं और तुम इस वक्त घर आ रही हो? तुम्हें पता है तुम्हारे पापा अगर उठ गए तो वो तुम्हारी कितनी डांट लगाएंगे? मम्मी, आप दोनों तो मुझे अभी तक बच्ची समझते हो, मैं बड़ी हो गई हूँ और फ्रेंड्स के साथ घूमने फिरने में इतना टाइम हो ही जाता है। प्लीज मम्मी, आप रोजाना एक ही भाषण मुझे देती रहती हो, जिसे सुन सुनकर मैं तंग आ गई हूँ। मैं कमरे में जा रही हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। पता नहीं ये लड़की कब सुधरेगी। कमरे में जाकर देखती हूँ इसके पापा उठ तो नहीं गए। पायल, मुझे कुछ कहना है। वो लड़का जिसके साथ तुम सुबह बात कर रही थी, वो अच्छा नहीं है। कॉलेज की छुट्टी होने के बाद जब मैं कॉलेज से बाहर निकली तो मैंने उस लड़के को सिगरेट पीते देखा, और वो मतलब उसकी नजरें लड़कियों के प्रति मुझे ठीक नहीं लगी। पायल, पर वो लड़का अपने कॉलेज का तो नहीं है, फिर वो कॉलेज के बाहर क्या कर रहा था? अच्छा, तो तुम कॉलेज में मेरी जासूसी करने के लिए जाती हो? खबरदार अगर तुमने मेरे ऊपर नजर रखी या फिर मम्मी पापा को इस बारे में कुछ भी बताया। मैं किससे मिलती हूँ, कहाँ जाती हूँ, तुम ये बात अपने तक ही रखोगी, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। कोमल जानती थी कि जिस लड़के से पायल मिलती है वो लड़का ठीक नहीं है, पर वो उस वक्त पायल से कुछ भी नहीं कह सकती थी और ना ही वो इस बारे में अपने चाचा चाची को कुछ बता सकती थी। उधर पायल के पापा सोए नहीं थे। वो जानते थे कि पायल आज भी लेट आई है। क्या हुआ, आ गई तुम्हारी बेटी? तुम मेरे से जितना मर्जी छुपा लो, पर मैं भी एक बाप हूँ। जवान बेटी रात को 12 बजे तक घर से बाहर रहेगी तो उस पिता की आंखों में नींद कहाँ होगी? कोमल को देखो, कितनी समझदार और आदर करने वाली बेटी है। पता नहीं हमारी पायल भी उसके जैसी किस दिन बनेगी। अब तो पायल रोजाना ही कॉलेज की छुट्टी के बाद कोमल के सामने ही उस लड़के के साथ बाइक पर बैठती और घूमने चली जाती। एक दिन कोमल अपनी चाची के साथ मंदिर गई हुई थी। कोमल फूलमाला और प्रसाद लेने के लिए एक दुकान पर जाती है। तभी उसकी नजर उस बाइक वाले लड़के पर पड़ती है जो एक आदमी से बात कर रहा था। कोमल उसे बात करते हुए सुन लेती है। अरे तू चिंता मत कर, मैंने उस लड़की को अच्छी तरह फंसा लिया है। अब तेरा भाई कल सुबह की फ्लाइट पकड़कर विदेश पहुंच जाएगा। हाँ, मैं तुझे वहां पहुंचकर सारी खबर दूंगा। आज रात को ही वो मेरे साथ भागने के इरादे से सारे जेवर और पैसे लेकर एयरपोर्ट पहुंच रही है। पर तू उस लड़की का क्या करेगा भाई? क्या नाम था उसका? पायल? अरे करना क्या है, मेरे तो दोनों हाथों में चांदी है, इसे बेचकर पैसे कमाऊंगा और क्या। हे भगवान, ये लड़का पायल के साथ इतना गलत करने वाला है और पायल को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। लगता है भगवान का ही कोई इशारा है कि उन्होंने मुझे इस लड़के की सच्चाई दिखा दी। मैं चाची के साथ मंदिर आई और मुझे ये लड़का दिख गया। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर पायल मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेगी और इस लड़के को भागने का मौका मिल जाएगा। मुझे खुद ही कुछ करना होगा। कोमल जानती थी पायल उसकी बातों पर कभी भी विश्वास नहीं करेगी।
आधी रात को पायल सबके सो जाने के बाद घर से जेवर और पैसों का बैग लेकर निकल जाती है। उसके पीछे कोमल भी टैक्सी में जाती है और वहीं से पुलिस को फोन मिलाती है। अरे कितनी देर लगा दी आने में हैं? फ्लाइट बस जाने ही वाली है, जल्दी चलो। अरे रुक जाओ, तुम दोनों ये देश छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। पर इंस्पेक्टर साहब, मैं बालिग हूँ, मुझे इस लड़के के साथ कहीं भी जाने का पूरा हक है। अरे हम जानते हैं, पर ये लड़का कोई मामूली इंसान नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा मुजरिम है जिसने न जाने कितनी लड़कियों को विदेश ले जाकर उन्हें बेच दिया है। हमें इस मुजरिम की न जाने कब से तलाश थी। नहीं पायल, ये झूठ बोल रहे हैं, इसमें तुम्हारी इस बहन की कोई चाल है। अरे एक तो पैसे वाली लड़कियों को फंसाता है, ऊपर से झूठ बोलता है। ये देखिए मैडम, इस मुजरिम के खिलाफ हमारे पास सारे सबूत और रिकॉर्ड हैं। आपको अपनी बहन को शुक्रिया करना चाहिए, आज इन्हीं की वजह से आप इस मुजरिम के हाथों से बच पाई हैं। कोमल, तुमने मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। मैंने हमेशा तुम्हारा और मम्मी पापा का दिल दुखाया, मुझे माफ कर दो। पायल कोमल से माफी मांगती है और सारी बात पायल के मम्मी पापा को पता चलती है, तो वो भी कोमल की बहुत तारीफ करते हैं। उस दिन के बाद पायल अपने अंदर बहुत बदलाव ले आती है, जिसे देखकर उसके मम्मी पापा बहुत खुश थे। रामपुर गांव में रघुदास अपनी पत्नी मीरा और बेटी रमा के साथ रहा करता था। रघुदास की आर्थिक हालत बहुत खराब होती है, उसके पास खाने तक को पैसे नहीं होते हैं। एक दिन सुबह रघुदास मीरा से बोलता है, मीरा, हमारे पास तो खाने तक के पैसे नहीं है, अब खेत की जुताई के लिए पैसा कहाँ से लाए? आप कह रहे थे ना कि लाला जमींदार से गोपाल भाई साहब ने भी पैसे उधार लिए थे, क्यों ना आप भी लाला से पैसे उधार ले लें? नहीं मीरा, लाला का स्वभाव कुछ ठीक नहीं है, उससे उधार पैसे लेना मुझे सही नहीं लग रहा। मीरा रघुदास की बात बीच में काटते हुए बोलती है, अरे तो हमें कौन सा उनके साथ कोई रिश्तेदारी बनानी है, सिर्फ पैसे ही तो उधार लेने हैं। जैसे ही पैसे वापस आएंगे हम उसके पैसे उसको लौटा देंगे। अब ठीक है। मीरा की बात मानकर रघुदास लाला के घर पैसे उधार लेने चला जाता है। लाला उस वक्त चाय पी रहा होता है। रघुदास को देखकर लाला बोलता है, अरे रघुदास, तुम आज यहाँ कैसे? आओ आओ बैठो। रघुदास लाला के सामने खड़ा होता है और बोलता है, लाला साहब, मुझे खेत जोतने के लिए थोड़े पैसे उधार चाहिए आपसे। ठीक है, कल सुबह पैसे ले जाना, याद रहे पैसे वक्त पर चुका देना ब्याज के साथ, ठीक है? दूसरे दिन सुबह रघुदास लाला के घर जाकर पैसे लेकर आ जाता है। पैसे लेकर आने के बाद रघुदास खेत जोतने का काम शुरू कर देता है, लेकिन बारिश न होने की वजह से रघुदास की सारी फसल खराब हो जाती है। लगभग 6 महीने बीत चुके थे। लाला के कर्जे को वापस करने का भी वक्त हो चुका था। मीरा, अब क्या होगा? ना हमारे पास पैसे हैं, ना कुछ खाने को है, उधर ऊपर से अब लाला का कर्जा भी हो गया है। आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। इतने में लाला रघुदास घर आ जाता है और जोर से चिल्लाकर आवाज देता है, रघुदास, बाहर निकलो, पैसे लेने के समय तो ले गए, अब देने के समय गायब ही हो गया है। रघुदास लाला की आवाज सुनकर बाहर आता है और उसके सामने हाथ जोड़कर बोलता है, मेरी फसल खराब हो गई है, मुझे थोड़ी मोहलत दे दीजिए, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। ये सब आवाजें सुनकर रमा भी बाहर आ जाती है। लाला रमा को देखकर बोलता है, अच्छा ठीक है रघुदास, मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ। धन्यवाद लाला साहब, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। अरे पूरी बात तो सुन ले पहले रघुदास, अगर तुम 3 दिन में पैसे ना दे पाए तो तुम्हारे खेत पर मेरा कब्जा होगा, नहीं तो तुम अपनी बेटी का ब्याह मुझसे करवा दो। नहीं नहीं, अरे मेरी बेटी तो बहुत छोटी है लाला जी। तो ये कौन सी बड़ी बात है, हमारे गांव में तो कब से बाल विवाह होता आ रहा है, ये तो हमारे गांव की प्रथा है। रघुदास को ना चाहते हुए भी लाला की बात माननी पड़ती है और उसकी शर्त स्वीकार करनी पड़ती है। रघुदास अब पैसे का इंतजाम करने के लिए सबके घर जाकर मदद मांगता है, पर कोई उसकी मदद नहीं करता है। ऐसे ही 3 दिन भी खत्म हो जाते हैं। 3 दिन खत्म होने के बाद
फिर लाला रघुदास के घर जाता है और बोलता है, और रघुदास, हो गया पैसे का इंतजाम? लाओ दो मेरे पैसे। लाला साहब, पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया है। आप मुझे थोड़े और दिन की मोहलत दे दीजिए, मैं आपका सारा कर्जा चुका दूंगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। एक काम करो, अपनी बेटी की शादी कर दो मेरे साथ। इससे तुम्हारा सारा कर्जा मैं माफ कर दूंगा। मेरे पास उस जमीन के अलावा कुछ नहीं है, वो हमारी रोजी रोटी है। अरे हम क्या करेंगे मालिक? और मेरी बेटी अभी पढ़ना चाहती है, मैं उसकी शादी नहीं करूंगा। फिर तो आज से तुम्हारा खेत मेरा हुआ। ना चाहते हुए भी रघुदास को लाला की बात माननी पड़ती है। लाला और रमा की शादी के लिए हामी भरनी पड़ती है, पर रमा को ये मंजूर नहीं होता है। वो पढ़ने में बहुत होशियार होती है और उसको इतनी जल्दी शादी नहीं करनी होती है। वो लाला से मिलकर बात करने का फैसला करती है और लाला के घर पहुंच जाती है। लाला रमा को देखते ही बोलता है, अरे रमा, तुम अपने होने वाले पति को देखे बिना रह ही नहीं पाई। पर शादी के पहले ऐसे अपने पति के घर आना अच्छी बात नहीं है। लाला, मुझे तुझसे शादी नहीं करनी है। तो जा और कर्ज के पैसे ला कर दे दे मुझे। सारा कर्ज सूद समेत उतार दूंगी, बस मुझे थोड़ी मोहलत दे। बिल्कुल नहीं, मुझे तू चाहिए हर कीमत पर। मैं मर जाऊंगी लेकिन तुझ जैसे लालची इंसान से शादी नहीं करूंगी। रमा को इतना कहते ही लाला को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में रमा का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगता है। देखता हूँ कैसे नहीं करती शादी। घर से उठा लूंगा तुझे और तेरा बाप कुछ नहीं कर पाएगा। रमा अपने आप को लाला से छुड़ाकर सीधा घर जाती है और जो भी लाला के घर हुआ अपने पिताजी को बताती है। बेटी, तू यहाँ से भाग जा, वरना वो लालची लाला तुझसे जबरदस्ती शादी कर लेगा। लेकिन पिताजी, आप यहाँ अकेले कैसे रहेंगे? आपका ध्यान कौन रखेगा? बेटी, अभी मुझे सिर्फ तेरी फिक्र है, अपनी नहीं। तू जल्दी कर, भाग जा यहाँ से। लेकिन तू जाएगी कहाँ? पिताजी, मैं आपको बताना भूल गई थी कि मुझे स्कूल से स्कॉलरशिप मिली है। इसमें मुझे शहर जाकर पढ़ने का मौका मिला है। पढ़ाई तो ठीक है बेटी, लेकिन बाकी खर्च? आप चिंता न करें पिताजी, आप खेत और घर का ध्यान रखें। शहर का खर्चा मैं संभाल लूंगी। रमा अपनी इज्जत को बचाने के लिए शहर चली जाती है। अब आगे की पढ़ाई रमा शहर में ही करती है। रमा बहुत मेहनत करती है और इस तरह 5 साल मेहनत करने के बाद अपनी पढ़ाई पूरी करके वो थानेदार की पोस्ट की एग्जाम क्लियर कर पुलिस अधिकारी बन जाती है और अपने गांव वापस आ जाती है। जैसे ही रमा उसके घर पहुंचती है, रघुदास रमा को देखकर बोलता है, बेटा रमा, तुम यहाँ? हाँ पिताजी, मैं पुलिस अधिकारी बन गई हूँ और मैंने अपनी पोस्टिंग यहीं अपने ही गांव में करवा ली। रमा की बात सुनते ही रघुदास खुशी से उछलने लगता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वो रमा से बोलता है, बेटा रमा, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। अब हम लाला का कर्ज भी उतार देंगे। हाँ पिताजी, हम उसका कर्ज तो उतार देंगे, पर साथ ही उसको सबक भी सिखाएंगे। मतलब आप चलिए मेरे साथ, मुझे सभी गांव वालों से बात करनी है। रमा रघुदास सभी गांव वालों के पास जाते हैं और उसके बाद सभी को लेकर लाला के घर जाते हैं। ये लो तुम्हारे पैसे लाला। तुम तो अपनी जुबान की पक्की निकली है। तुम्हारा कर्ज तो मैंने तुम्हें पैसे देकर चुका दिया, पर मेरे गांव के कर्ज मैं तुम्हें गिरफ्तार करके चुकाऊंगी। मुझे किस जुर्म में गिरफ्तार करोगी? तुम भोले भाले गांव वालों को कर्जे के जाल में फंसाकर ब्याज के नाम पर उनकी जमीन हड़प लेते हो। सभी गांव वालों ने तुम्हारे खिलाफ शिकायत की है। रमा लाला को गिरफ्तार कर लेती है और गांव में हो रहे सारे बाल विवाह रुकवाती है। साथ ही लाला जैसे सभी लोग जो लोगों को कर्जा देकर उनसे बाल विवाह जैसा गलत काम करने को दबाव डालते हैं, उन सभी को रमा गिरफ्तार करवाती है।